प्यारेलाल कमर्शियल स्ट्रीट में स्थित अपने होटल के कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में गहन चिंता के भाव थे। वो लगभग 40 वर्ष का दब्बू सा कृशकाय व्यक्ति था। पिछले 3 सालों से ऐश और तफरीह की जो रूटीन नियमित रूप से चल रही थी, वो आज गड़बड़ाई जा रही थी। पिछले 3 सालों से हर महीने वो पत्नी को बिजनेस के काम से बंबई जा रहा हूं कहकर घर से निकलता था और अपनी खूबसूरत स्टेनोग्राफर को साथ लेकर उस होटल में आ जाता था। 3 दिन वहां रहता था और फिर बंबई लौट आता था। 3 दिन वहां रहता था और फिर बंबई लौट आता हूं कहकर अपनी झगड़ालू बदसूरत खूसट बीवी के पास जाता था। आज तक इस सिलसिले में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, लेकिन अब उस तस्वीर की वजह से गड़बड़ हुई जा रही थी। उस तस्वीर के माध्यम से अगर उसकी कर्कशा पत्नी को यह पता लगा कि वो बंबई बंबई कहीं नहीं गया है बल्कि राजनगर में ही मौजूद है, तो वो ऐसा फसाद खड़ा करेगी कि उस फसाद का ख्याल करके ही उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नहीं नहीं, किसी कीमत पर भी उस तस्वीर को छपने से रोकना होगा। उसने ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन देखा था। शुक्र था कि उसमें वो तस्वीर छपी नहीं थी। वो सुनील नाम के पत्र प्रतिनिधि जिसने की वो तस्वीर खींची थी, उसे बहुत भला भला लड़का लगा था। क्या ना वो साफ साफ ही उसे अपनी समस्या बता दे। उसे विश्वास था कि सुनील उसे जरूर सहयोग देगा और उसने उसे शाम को आने को भी कहा था। उसने मन ही मन फैसला किया और उठकर बाहर आ गया। नीचे एक टैक्सी में सवार होकर वो ब्लास्ट के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। अगला दृश्य। नारायण कुमार कमर्शियल स्ट्रीट की एक इमारत में अपने किराए के फ्लैट के एक कमरे में बैठा अपने आप को कोस रहा था। बैंक से 5 लाख रुपया लेकर भागने के बाद से वो पहला मौका था। वो जब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो गबन के इल्जाम में से कितनी लंबी सजा होगी। आज तक उसने हर कदम बड़ी कुशलता से उठाया था, लेकिन अब एकाएक वो भारी गड़बड़ हो गई थी। उस प्रेस फोटोग्राफर ने ताजियों के साथ उसकी भी तस्वीर खींच ली थी। नारायण कुमार एक मोटा ताजा नौजवान था। उसके सिर पर आधुनिक फैशन के लंबे बाल थे। वो लंबी कलमे और नीचे झुकी हुई फोमांचू टाइप मूछें रखता था तथा आंखों पर सींग के फ्रेम वाला चश्मा लगाता था। जब वो बैंक में नौकरी करता था तो वो न चश्मा लगाता था न मूछें रखता था। सिर पर वो मुश्किल से 1.5 इंच लंबे बाल रखता था और वो इतना दुबला पतला था कि लोग उससे अक्सर पूछा करते थे कि क्या वो खाना नहीं खाता, जबकि हकीकत ये थी कि वो कम से कम खाना खाता था। इतना ही खाना खाता था जितने से उसमें हाथ पांव चलाने की शक्ति बनी रही। ये भी उसकी गबन की योजना का एक अंग था। बैंक से 5 लाख रुपया गबन करके भागने के बाद वो एक लंबे अरसे के लिए एकदम अंडरग्राउंड हो गया। उस दौर में उसने अपने बाल लंबे कर लिए, कलमें बढ़ा ली, पोमांचू टाइप मूछें रख ली, चश्मा लगाना शुरू कर दिया और बेहताशा खा खाकर अपना कोई 20 किलो वजन बढ़ा लिया। अपने वर्तमान हुलिये में वो उस बैंक कैशियर नारायण कुमार की परछाई भी नहीं लगता था जो कि गबन करके भागा था। फिर उसके हक में एक बहुत ही बढ़िया बात हुई थी। समुद्र में से एक लाश बरामद हुई जिसे पता नहीं कैसे बैंक के गुमशुदा कैशियर नारायण कुमार की लाश समझ लिया गया। उसके बाद तो पुलिस द्वारा उसकी तलाश भी बंद हो गई थी। उसने एक अलमारी खोली और उसमें से एक बड़ा सा सूटकेस निकाला। उसने चाबी लगाकर सूटकेस का ताला खोला। सूटकेस नोटों से ठसाठस भरा हुआ था। एक कोने में एक रिवॉल्वर दबी हुई थी। उसने वो रिवॉल्वर निकाल ली और सूटकेस को बंद करके उसको ताला लगाकर उसे वापस अलमारी में रख दिया। अच्छा था कि उसके पास 2 रिवॉल्वरें थी। एक तो सुनील के बच्चे के फ्लैट पर ही कहीं गिर गई थी। वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फुर्तीला और चालाक आदमी निकला था। अच्छा हुआ वो वहां से भाग निकला, वरना उसके हाथ से छिटकी रिवॉल्वर सुनील के हाथ लग जाती तो क्या पता वो उसे गोली मार देता। तस्वीर हथियाने की उसने वो अच्छी तरकीब सोची थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कामयाब नहीं हो सकी। उस हादसे के बाद अब दोबारा ब्लास्ट के दफ्तर जाना खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन जाना तो उसे पड़ना ही था। वो तस्वीर तो हर हाल में उसके हाथ लगनी चाहिए थी। अगर वो तस्वीर छप गई तो फिर उसका बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। पहले ही वो साला हरिप्रकाश त्यागी अपने अखबार में ये संकेत छाप चुका था कि वो समुद्र में डूबकर मरा नहीं था बल्कि इसी नगर में जीता जागता मौजूद था।
तब तो उसकी वो बात गप समझी गई थी, लेकिन अगर अब अखबार में उसकी तस्वीर भी छप गई तो फिर उसका बहरूप कितना ही लाजवाब क्यों ना हो, कोई ना कोई उसे पहचानने वाला निकल ही आएगा। फिर उसकी अब तक की सारी गतिविधियों पर पानी फिर जाएगा और पुलिस उसकी तलाश फिर से आरंभ कर देगी, और फिर वो कहीं भी जा छुपे, ये दहशत हर क्षण उसके मन में समाई रहेगी कि वो अभी भी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। वो फिर उस घड़ी को कोसने लगा जब ताजियों के साथ उसकी भी तस्वीर खिंच गई थी। उसने अभी ब्लास्ट के इवनिंग एडिशन को देखा था, तस्वीर उसमें नहीं छपी थी। अब अगले दिन के अखबार में वो छपे बिना नहीं रह सकती थी, उसे फौरन कुछ न कुछ तो करना था। वो उसने रिवॉल्वर को चेक किया। नहीं, सॉरी दोस्तों, उसे फौरन कुछ न कुछ तो करना था। वो हरिप्रकाश त्यागी का बच्चा तो अब उसके लिए कोई नई समस्या खड़ी नहीं कर सकता था। अब अगर वो किसी प्रकार तस्वीर हथियाने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो सुख की सांस ले सकता था। उसने रिवॉल्वर चेक किया और उसे जेब में रख लिया। फिर वो नीचे उतरा, एक टैक्सी में सवार हुआ और ब्लास्ट के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। सुनील के केबिन में घुसने से पहले उसने एक नौजवान को सुनील को बताते सुना था कि उसने फिल्में ठाकुर को दे दी थी और ठाकुर प्रिंट बन जाने पर उन्हें सुनील के पास भेजने वाला था। क्यों ना इस ठाकुर नाम के व्यक्ति से तस्वीर हटाने की कोशिश की जाए। उसे यह ख्याल बहुत अच्छा जचा। अगला दृश्य। शांति मल्होत्रा एक बेहद लंबी चौड़ी थुलथुल सी औरत थी। उसके नैन नक्श भी इतने मोटे थे कि वो औरत कम और मर्द ज्यादा लगती थी। उसके ऊपरी होंठ पर साफ दिखाई देने वाले बाल थे, जिन्हें वो चिमटी या मोम के प्रयोग से उखाड़ती रहती थी, लेकिन वो फिर उगाते थे। इसके विपरीत उसका पति जीवन मल्होत्रा एक फिल्म अभिनेताओं जैसा खूबसूरत आदमी था। उसके सिर के बाल सफेद हो चले थे, लेकिन उन चंद सफेद बालों में वो और भी खूबसूरत लगता था। अच्छे व्यक्तित्व के अतिरिक्त एक बड़ा गुण उसमें और भी था। वो एक ख्याति प्रका वो एक ख्याति प्राप्त कलाकार था। उसके कैनवस देश विदेश में सराहे जाते थे। लोग उससे अक्सर पूछा करते थे कि कलाकार तो सुंदरता का पुजारी होता है, फिर उसने शांति जैसी बदसूरत फूहड़ औरत से शादी क्यों कर दी। जवाब में जीवन मल्होत्रा हमेशा हंसकर टाल देता। हकीकत यह थी कि शांति से शादी उसने इसलिए की थी क्योंकि वो एक बेहद दौलतमंद बाप की बेटी थी। फिर उसका बाप मर गया था और अपनी बेशुमार दौलत शांति के नाम छोड़ गया था। जीवन मल्होत्रा के उच्च कोटि का कलाकार बनने में उसकी बीवी की दौलत का बहुत बड़ा हाथ था। आज वो कितना भी प्रसिद्ध कलाकार क्यों नहीं था, लेकिन अपनी कला की कमाई के दम पर उस ऐश्वर्यशाली जीवन का सपना भी नहीं देख सकता था, जो कि अपनी बीवी की दौलत के दम पर वो आज जी रहा था। और फिर दौलत हो तो सुंदर स्त्री का सहवास प्राप्त करना क्या कठिन काम होता है। जीवन मल्होत्रा यही करता चला आ रहा था। उसकी वर्तमान मॉडल रेखा नाम की ही उसकी मॉडल थी। हकीकत वो उसकी रखैल थी जिसे उसने एक खूबसूरत फ्लैट लेकर दिया हुआ था और जिसके सारे खर्च वो खुद उठाता था। फिर उड़ती उड़ती बात शांति के कानों में जा पड़ी थी कि उसके पति की अपने मॉडल से आशनाई चल रही थी। पूछे जाने पर जीवन मल्होत्रा साफ मुकर गया था और इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ था। शांति ने उसे धमकी दे दी थी कि अगर उसने फिर रेखा से उसके संबंधों की कोई बात देखी सुनी तो उसे तलाक दे देगी। तुमने आज ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन देखा? एकाएक शांति ने उससे पूछा। हाँ। क्यों? जीवन मल्होत्रा हड़बड़ा कर बोला। हरि प्रकाश त्यागी के कत्ल की खबर सुनकर तो तुम्हें बड़ी राहत मिली होगी। मुझे राहत मिली होगी? क्यों? उसके मरने जीने से मुझे क्या? यूं ही सोच रही थी। ऐसा नहीं है तो ना सही। वैसे तुम्हारी अपनी मॉडल से आशनाई चल रही है, इस बात का संकेत मुझे हलचल में छपे त्यागी के कॉलम से ही मिला था। वो कहानी कब की खत्म हो चुकी है, क्यों बार बार एक ही बात दोहराती रहती हो? खत्म ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। जीवन मल्होत्रा चुप रहा।
अपनी पत्नी के कथन के पीछे छुपी धमकी और उस धमकी के पीछे छुपी अपनी तबाही को वो खूब समझता था। शांति ने उसे तलाक दे दिया तो वो हाथों से जन्नत छिन जाने जैसी बात होगी। ऐशो इशरत तो हाथ से जाती ही, साथ ही साथ रेखा भी हाथ से जाती, क्योंकि फिर वो उसका खर्च न उठा पाता जिसमें उसने रेखा को रखा हुआ था। तकदीर उसको ऐसी दगा दे रही थी कि पहले उसके और रेखा के संबंधों की खबर उस हरि प्रकाश त्यागी के बच्चे को लग गई थी और उसने अपने अखबार में इस बारे में संकेत छाप दिया था। जीवन मल्होत्रा उम्मीद कर रहा था कि उस छोटे से पैरे पर शांति की निगाह नहीं पड़ेगी, विशेष रूप से जब त्यागी ने उसका नाम नहीं लिखा था। उसने उसका जिक्र कमर्शियल स्ट्रीट के एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले कलाकार के रूप में किया था। पहली बार तो शांति का ध्यान उस पैरे की तरफ नहीं गया था। गया तो उसे ये न सूझा कि वो उसके पति के बारे में लिखा गया था। लेकिन अगले सप्ताह जब वही बात फिर छपी तो हकीकत शांति से छुपी न रह सकी। फिर उसने अपने पति की खूब खबर ली। जीवन मल्होत्रा ने अपना अपराध स्वीकार किया और वादा किया कि कोई ऐसी हरकत फिर नहीं करेगा। लेकिन हकीकतन ऐसी हरकत बार बार हुई। फर्क केवल इतना पड़ा कि जीवन मल्होत्रा पहले से ज्यादा कहीं सावधानी से ही खेल खेलने लगा। लेकिन आज सारी की सारी सावधानी धरी की धरी रह गई। पहले तो उसकी सख्त मनाही के बावजूद भी रेखा कमर्शियल स्ट्रीट स्थित उसके स्टूडियो में आ गई। उसने कहीं कोई कोट देखा जिसे वो फौरन खरीदना चाहती थी और वो उससे पैसे मांगने आई थी। दूसरी हिमाकत खुद उससे हुई कि वो उसे बाहर प्रतीक्षारत टैक्सी तक छोड़ने के लिए उसके साथ चला आया। और तबाही तब आ गई जब ताजियों के साथ साथ उन दोनों की तस्वीरें खिंच गई। अब वो इकलौती तस्वीर छप जाने पर शांति से उसके तलाक का कारण बन सकती थी। आज त्यागी से पीछा छूटा तो हाथ के हाथ एक नई मुसीबत सामने आ गई। यह भी अच्छा था कि वो उस फोटोग्राफर को पहचानता था। अब उसे हर कीमत पर उससे वो तस्वीर हासिल करनी होगी, या उसे इस बात के लिए तैयार करना था कि वो तस्वीर में से उसे और रेखा को निकाल दे। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ। मैं जरा स्टूडियो जा रहा हूं। शांति ने संदिग्ध भाव से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर सहमति से सिर हिला दिया। जीवन मल्होत्रा ने अपना काला ओवरकोट पहना, सिर पर हैट लगाया और वहां से बाहर निकल आया। उसने अपनी कार निकाली और उस पर सवार होकर ब्लास्ट के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। अगला दृश्य। अर्जुन ने अपना स्कूटर पार्किंग में खड़ा किया और ब्लास्ट की इमारत में दाखिल हुआ। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही खड़ी थी। वो जल्दी से लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्ट में एक सवारी पहले से ही मौजूद थी। वो एक बड़े आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। काले ओवरकोट और हैट में वो फिल्मी अभिनेताओं जैसा खूबसूरत लग रहा था। अर्जुन ने पहली मंजिल का बटन दबा दिया। आप ब्लास्ट में काम करते हैं? एकाएक उसने अर्जुन से पूछा। जी हां। मिस्टर सुनील कौन सी मंजिल पर होते हैं? पहली मंजिल पर ही। तभी लिफ्ट पहली मंजिल पर आ रुकी। अर्जुन लिफ्ट से निकला और सीधा एक तरफ रेलिंग लगे गलियारे में बढ़ गया। उसने सुनील के केबिन में झांका, वो वहां नहीं था। वो गलियारे के सिर पर पहुंचा। डार्क रूम से ठाकुर बाहर निकल रहा था। सुनील का कुछ पता है? अर्जुन ने उससे पूछा। पुलिस हेडक्वार्टर गया है, ठाकुर ने बताया। उसका काम हो गया? अभी नहीं, मैं जरा चाय पीने जा रहा हूं। आज तो इतना काम है कि दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ। वापस आकर करूंगा उसका काम। तुम कितनी देर में लौटोगे? 15-20 मिनट में। तब तक डार्क रूम मैं इस्तेमाल कर लूं? कर लो। ठाकुर चला गया। अर्जुन भीतर दाखिल हुआ। फिर उसे ख्याल आया कि वो किरमानी को बता तो आए कि वो आ गया है। फिर वो डार्क रूम से बाहर निकला और लंबे डग भरता हुआ गलियारे में आगे बढ़ गया। काले ओवरकोट और हैट वाला व्यक्ति झिझका सा रिसेप्शन पर खड़ा था। रिसेप्शन खाली थी। रेणु छुट्टी करके जा चुकी थी। मिस्टर सुनील से मिलना चाहते थे ना आप? अर्जुन ने उससे पूछा। हाँ।
वो आदमी तनिक हड़बड़ा कर बोला। वो तो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। कोई अंदाजा कि कब लौटेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको काम क्या है उनसे? वो एक क्षण हिचकिचाया और बोला, मैं उनसे एक तस्वीर के बारे में बात करना चाहता था जो उन्होंने आज दोपहर कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी। आई सी। क्या मैं कहीं बैठकर उनका इंतजार कर सकता हूं? आप उन्हें जानते हैं? हाँ। तो जाकर उनके कैबिन में ही बैठ जाइए। वो गलियारे में तीसरा दरवाजा उनके केबिन का है। या यहाँ रिसेप्शन पर ही बैठ जाइए, जैसा आपको ठीक लगे। और अर्जुन एक दरवाजा खोलकर एक दूसरे गलियारे में दाखिल हो गया। वो किरमानी के ऑफिस में पहुंचा। मैं शंकर रोड हो आया मैं शंकर रोड हो आया हूं, उसने किरमानी को बताया। तस्वीरें खींच ली हैं मैंने। अभी प्रिंट बनाने जा रहा हूं, फिर प्रिंट और रिपोर्ट पेश कर देता हूं। ठीक है। अर्जुन वहां से बाहर निकला। काले कोट काले ओवरकोट और हैट वाला रिसेप्शन पर ही बैठ गया था। अर्जुन डार्क रूम में पहुंचा। ठाकुर के लौटने से पहले ही उसने अपनी फिल्म धोई और प्रिंट तैयार कर लिए। प्रिंट हाथ में लिए वो बाहर निकला। उसने डार्क रूम को बाहर से कुंडी लगाई और गलियारे में आगे बढ़ गया। वो सुनील के केबिन के आगे से गुजरा तो एक केबिन का दरवाजा खुला और दो आदमी बाहर निकले। हड़बड़ी में उन दोनों में से एक सीधा अर्जुन से आ टकराया। अर्जुन लड़खड़ाया और संभल गया। उसने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा। हम सुनील को तलाश कर रहे थे, एक बोला। अर्जुन ने दोनों को देखा। दोनों सूरत से ही बदमाश लग रहे थे। एक की जेब में तो उसे रिवॉल्वर का भी आभास मिल रहा था, लेकिन ऐसे लोगों का सुनील से मिलने आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। मिला? अर्जुन ने पूछा। मिला होता तो हम तुमसे पूछते। तुम्हें मालूम है वो कहाँ गया है? दूसरे ने पूछा। ऐसे लोगों का सुनील से मिलने आना कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों का सुनील का इतनी बेअदबी से जिक्र करना निश्चय हैरानी की बात थी। वो पुलिस हेडक्वार्टर गया है, अर्जुन बोला। अभी वहीं होगा? मुझे क्या पता। फिर वो दोनों बिना दोबारा बोले गलियारे में आगे बढ़ गए। अर्जुन तस्वीरें संभाले रिपोर्टरों के कमरे में आ गया। उसके मन में उन दोनों व्यक्तियों के लिए संदेह का बीज पनप रहा था। एकाएक उसने तस्वीरें अपने मेज के दराज में झोंकी और उठ खड़ा हुआ। वो लपकता हुआ वहां से बाहर निकला। वो दोनों आदमी उसे कहीं नजर नहीं आई। काले ओवरकोट और हैट वाला व्यक्ति भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रिसेप्शन पर रेणु के स्थान पर अब एक चपरासी बैठा हुआ था। अर्जुन लपकता हुआ नीचे पहुंचा। उसे वो दोनों आदमी एक काली कार में सवार होते हुए दिखे। उसके देखते ही देखते कार सड़क पर दौड़ गई। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर अर्जुन अपने स्कूटर पर सवार हुआ और काली कार का पीछा करने लगा। नगर की विभिन्न सड़कों से होती हुई काली कार सीधी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। कार हेडक्वार्टर के प्रवेश द्वार से काफी आगे आकर रुकी। अर्जुन ने स्कूटर हेडक्वार्टर के सामने खड़ा किया। तभी एक सिपाही उसके पास पहुंचा और बोला, मिस्टर, स्कूटर यहां मत खड़ा करो। तो कहां करूं? अर्जुन बोला। पिछवाड़े में पार्किंग है, वहां जाओ। लेकिन मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए भीतर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास जाना है। कहीं भी जाना हो, यहां गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है। अच्छा बाबा, अर्जुन बोला। फिर उसने स्कूटर स्टार्ट कर लिया। उसने काली कार की दिशा में देखा। वो दोनों आदमी कार से बाहर निकल आए थे। अर्जुन स्कूटर पर पिछवाड़े की तरफ चल दिया। वहां उसने स्कूटर पार्किंग में खड़ा किया और पैदल वापस लौटा। वो हेडक्वार्टर की इमारत के अग्रभाग में पहुंचा, तभी इत्तेफाक से ही उसे सुनील दिखाई दे गया। हेडक्वार्टर से कोई 100-125 गज दूर फुटपाथ पर वो उन दोनों आदमियों के बीच चला जा रहा था जिनका पीछा करता हुआ अर्जुन वहां पहुंचा था। उसके देखते ही देखते सुनील और उन दोनों आदमियों में से एक काली कार की पिछली सीट पर सवार हो गए। अर्जुन को यूं लगा जैसे सुनील को जबरदस्ती कार में धकेला गया हो। फिर दूसरा आदमी ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और कार वहां से रवाना हो गई। अर्जुन बगुले की तरह वापस पार्किंग की तरफ भागा। जिस सिपाही ने उसे वहां स्कूटर पार्क करने से रोका था,
वो यूं हैरानी से अर्जुन को देख रहा था जैसे अर्जुन एकाएक पागल हो गया हो। अर्जुन ने पार्किंग से अपना स्कूटर निकाला और धुआंधार रफ्तार से उसे उस सड़क पर भगाया जिस पर काली कार गई थी। थोड़ी ही आगे जाने पर जब उसे काली कार दिखाई दे गई तो अर्जुन की जान में जान आई। अगला दृश्य। सुनील ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। वो मरीना बीच पर स्थित कॉटेज का एक बड़ा सा कमरा था। कमरे की छत से लटका एकलौता बल्ब जल रहा था, जिसकी पीली सी रोशनी उतने बड़े कमरे के लिए पर्याप्त नहीं थी। कमरे में कुछ कुर्सियां और एक दीवान पड़ा था। एक और एक टिपाई पर एक टेलीफोन पड़ा था। कमरे की हालत से ऐसा नहीं लगता था जैसे वहां कोई रहता हो। वो दोनों बदमाश जो जबरदस्ती उसे वहां लाए थे उसके सामने खड़े थे। अब पहली बार उसने उन दोनों को देखा था। एक टूटी नाक वाला बेहद लंबा चौड़ा आदमी था और दूसरा दुबला पतला आदमी था। उसको सुनील पहचान गया था। उसका नाम मुरारी था। वो पेशेवर दादा था और जराइम पेशा लोगों में उसकी बड़ी धाक थी। तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? सुनील बोला। आज तुमने एक तस्वीर खींची थी, मुरारी बोला। उसकी हमें जरूरत है। ओह, तो तुम लोग मुझे जानते हो? फालतू बातें मत करो। मैंने तो आज कई तस्वीरें खींची थी। हमें कई नहीं, एक खास तस्वीर चाहिए जो तुमने कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी, ताजियों की। क्यों चाहिए? फ्रेम करवा के घर में लगाओगे? पको मत। वो तस्वीर उसके नेगेटिव समेत हमें चाहिए। मैं क्या ऐसी चीजें साथ साथ लिए फिरता हूं? कहाँ है वो तस्वीर? ब्लास्ट के ऑफिस में। ठीक है, तुम वो तस्वीर हमें दिलवा दो। कैसे? सामने टेलीफोन है। अपने ऑफिस में उस आदमी को फोन करो जिसके पास तस्वीर है, और उसे कहो कि तुम एक आदमी को वो तस्वीर लेने भेज रहे हो। फिर तुम उस आदमी को वो तस्वीर लेने भेज रहे हो, फिर तुम उस आदमी के नाम एक रुपया लिख दो, कालू। कालू अपने आदमी की ओर संकेत करता हुआ बोला। वो रुक्का लेकर तुम्हारे दफ्तर चला जाएगा और वो तस्वीर ले आएगा। कहानी खत्म। और मेरा क्या होगा? तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तस्वीर हमारे हाथ लगने तक तुम यहां गिरफ्तार रहोगे। बाद में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जितनी जल्दी तस्वीर हमारे हाथ लगेगी उतनी ही जल्दी तुम्हारा छुटकारा होगा। ये कॉटेज किसका है? किसी का भी हो, तुम्हें क्या? तुम्हारी उस तस्वीर में क्या दिलचस्पी है? है कोई दिलचस्पी? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? क्या मतलब? जिस आदमी ने तुम्हें किराए पर लिया है, तस्वीर में असली दिलचस्पी तो उसकी है। तुमने क्या तस्वीर का अचार डालना है? कौन है वो आदमी? फालतू की बातें मत करो। जो कहा जा रहा है वो करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम अपनी भलाई सोचो। पकड़े गए तो बड़ी लंबी सजा पाओगे। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। कालू, मुरारी दांत भींचकर बोला। ये यूं नहीं मानेगा। इसके जरा हाथ पांव सेको। पहाड़ जैसे शरीर वाला कालू सुनील की तरफ बढ़ा। सुनील ने झपट कर एक कुर्सी उठा ली। मुरारी के हाथ में थमे रिवॉल्वर की परवाह किए बिना उसे अपनी ओर बढ़ते कालू पर फेंक मारा। कुर्सी कालू से टकराई, लेकिन वो अपने स्थान से हिला भी नहीं। कुर्सी उसके शरीर से छिटक कर एक ओर जा गिरी। कुर्सी की एक टांग उसके माथे से टकराई थी और उसमें से खून बहने लगा था। कालू ने हाथ बढ़ाकर सुनील की गर्दन दबोच ली। सुनील उसकी पकड़ में छटपटाने लगा। कालू ने 3-4 वजनी घूंसे उसकी पसलियों में जमाए और फिर उसे उठाकर पटक दिया। सुनील जिस पहलू गिरा वैसे ही पड़ा रहा। वो ये जाहिर करने लगा जैसे वो बेहोश हो। वो उठने की कोशिश करता तो वो राक्षस उसे और मारता। अरे! उसके कानों में मुरारी का बौखलाया हुआ स्वर पड़ा। तुमने कहीं मार तो नहीं डाला इसे? रामजादे ने मेरा माथा खोल दिया। कालू अपने माथे से खून पोंछता हुआ बोला। तुम तो यार आपे से बाहर हो जाते हो। मैंने कहा था थोड़ी सी सिकाई करो। तुमने इसका मर्डर कर डाला। कुल जमा 1000 रुपए मिले हैं। अब इसका कत्ल भी शामिल कर लिया तुमने उसमें।
कालू, तुम्हारे साथ काम करना भी ना मुसीबत मोल लेना है। ये मरा नहीं होगा, कालू दबे स्वर में बोला। लेकिन समस्या तो खड़ी कर दी तुमने, अब फोन करना होगा। तो कर लो। नंबर क्या था? 569484। नंबर सुनकर सुनील चौंका। वो मजूमदार की कोठी का नंबर था। मुरारी फोन लगाने लगा। फोन पर जो वार्तालाप हुआ उसका मुरारी वाला भाग ही सुनील को सुनाई दिया और उससे कुछ भी मालूम ना हो सका। उसे ये तक न मालूम हुआ कि उसने मजूमदार की कोठी पर बात किससे की थी। अंत में रिसीवर क्रैडल पर रखे जाने की आवाज हुई। फिर मुरारी बोला, हुक्म है कि तुम ब्लास्ट के ऑफिस में जाओ और वहां ये मालूम करो कि तस्वीर किसके पास है। उससे हासिल करने की कोशिश करो। मैं यहां इसकी पहरेदारी करता हूं। अच्छा, कालू बोला और वहां से चला गया। सुनील 5 मिनट और यूं ही पड़ा रहा। फिर उसने आंखें खोली। मुरारी हाथ में रिवॉल्वर लिए उसके सामने खड़ा था। सुनील उठकर बैठ गया। वो भैंसा गया? शुक्र मनाओ, बच गए हो, मुरारी बोला। कालू का गुस्सा बड़ा खराब है। वो तुम्हारे दफ्तर गया है, देख लेना। वो तस्वीर लेकर ही लौटेगा, चाहे उसे एक आध का कत्ल ही क्यों ना कर देना पड़े। सब कुछ 1000 रुपए में ही कर रहे हो उस्ताद? कत्ल की फीस तो ज्यादा रखो। तो तुम सुन रहे थे? तुम बेहोश नहीं थे? तभी सुनील ने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मुरारी की दरवाजे की तरफ पीठ थी, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। उस्ताद जी, सुनील खुशामद भरे स्वर में बोला, कम से कम इतना तो बता दो, तुम काम किसके लिए कर रहे हो? चुपचाप बैठो वरना। खबरदार, रिवॉल्वर गिरा दो वरना शूट कर दूंगा। मुरारी सन्नाटे में आ गया। पुलिस? सुनील हर्षित स्वर में चिल्लाया। मुरारी के बिल्कुल ही कसबल निकल गए। उसने रिवॉल्वर अपनी उंगलियों से फिसल जाने दी। सुनील ने झपट कर रिवॉल्वर उठा ली और बोला, शाबाश अर्जुन। अर्जुन बड़ी शान से भीतर दाखिल हुआ। मुरारी ने घूम कर देखा। यह देखकर उसका खून खौल गया कि पीछे पुलिस के स्थान पर एक इकलौता छोकरा खड़ा था, और वो भी निहत्था। हरामजादो, वो चिल्लाया, मैं तुम्हारी टिक्का बोटी बोटी एक कर दूंगा। अभी तो अपनी चाप मछली की फिक्र करो प्यारे लाल, सुनील बोला। मुरारी दांत पीसता खड़ा रहा। पुलिस को फोन करो, सुनील बोला। अर्जुन टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने पुलिस को फोन किया और सारी स्थिति समझाई। तुम यहां कैसे पहुंच गए? सुनील ने पूछा। अर्जुन ने सारी कहानी कह सुनाई। बड़ी हिम्मत दिखाई, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। यूं निहत्ते भीतर घुसाना और इसे धमका दिया। अगर ये रिवॉल्वर ना गिराता तो? अरे कैसे ना गिराता, अर्जुन अकड़ कर बोला। मैंने कई जासूसी नावलों में पढ़ा है कि हीरो की एंट्री ऐसे ही होती है। अगर वहां पिस्तौल हाथ में लेकर आए तो फिर सस्पेंस ही क्या अगर वो वहां पिस्तौल हाथ में लेकर आए तो फिर सस्पेंस ही क्या रहा। तुम हीरो थोड़ी हो। साइड हीरो ही सही, आपकी साइड किक ही सही, लेकिन गुरुजी, काम तो करामाती कर दिखाया ना। हाँ, काबिले तारीफ। सिर्फ तारीफ, इनाम नहीं? बोलो, क्या चाहते हो? गुरुजी, स्कूटर में 5 लीटर पेट्रोल डलवा देना। बड़ी परेड करवाई इन हरामजादों ने। डन। और 2 पैग स्कॉटलैंड का पेट्रोल मुझ में भी। डन। और हाँ हाँ बोलो। चलो जाने दीजिए, कहो भी क्या कहने वाले थे? वो वो मैं कह रहा था कि अगर आजकल कोई गुरबानी सरप्लस हो तो उसे अस्थायी तौर पर मुझे इशू कर देते। सुनील ने एक जोर की धप उसकी पीठ पर जमाई। अर्जुन शर्माकर चुप हो गया। वो पुलिस के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अगला दृश्य।
रिसेप्शन पर जो चपरासी बैठा था उसका नाम मान सिंह था। वो चाय की चुस्कियां लेता हुआ एक जासूसी उपन्यास पढ़ रहा था और उपन्यास के हीरो की बहादुरी के कारनामे पढ़कर बहुत आनंदित हो रहा था। अभी अभी हीरो ने दुश्मन के अड्डे में घुसकर उसके 15 आदमियों को धराशायी कर दिया था। उस पर चारों तरफ से गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से एक भी उसे नहीं लगी थी, क्योंकि उसे गोलियों से बचने की एक विशेष बड़ी ही करामती आर्ट आती थी। सुनो, मान सिंह ने उपन्यास में से सिर ऊपर उठाया। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। मान सिंह को याद आया, ये वही आदमी है जो अपने दुबले पतले साथी के साथ सुनील के केबिन से निकलकर वहां से बाहर गया था और अर्जुन जिसके पीछे पीछे गया था। मुझे सुनील ने भेजा है, वो बोला। मैं वो तस्वीर लेने आया हूं जो आज उसने कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी। तो ले जाओ बाबा, मान सिंह बोला। उसे अपने उपन्यास के हीरो की पड़ी थी जो अब बॉस के पीछे भाग रहा था। कहाँ मिलेगी वो? क्या? वो तस्वीर? मुझे क्या मालूम? सुनील साहब ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तस्वीर तुमने किसके पास से लेनी है। हाँ, कमाल है। तुम्हें तो मालूम होगा। मुझे नहीं मालूम। तो किसी ऐसे आदमी का नाम बताओ जिससे मालूम हो। मुझे नहीं मालूम। अरे सुनो भी, मैं क्या कह रहा हूं। सब सुन रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारा? कालू, कालीचरण। सुनील साहब ने तुम्हें कोई चिट्ठी दी है? कैसी चिट्ठी? ऐसी चिट्ठी जिस पर यह लिखा हो कि वो कालीचरण को कोई तस्वीर लेने भेज रहे थे? नहीं, उन्होंने कहा था तस्वीर ऐसे ही मिल जाएगी। ऐसे कैसे मिल सकती है? अबे होश में आ, एक कालू को गुस्सा चढ़ाया। तू चपरासी है या इस दफ्तर का मालिक? लेकिन सुनील का कोई असिस्टेंट है यहाँ जो प्रिंट वगैरह निकालता हो? हाँ है, ठाकुर। कहाँ है ठाकुर? मुझे नहीं मालूम, शायद डार्क रूम में हो। और डार्क रूम कहाँ है? उस सामने गलियारे के सिरे पर। कालू गलियारे में आगे बढ़ गया। मान सिंह फिर उपन्यास पढ़ने में मग्न हो गया। तभी गलियारे में धम धम पड़ते कदमों की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा। कालू बदहवास सा गलियारे में भागा आ रहा था। क्या हुआ? मान सिंह ने हैरानी से पूछा। कालू ने उत्तर नहीं दिया। वो बगले की तरह रिसेप्शन के आगे से गुजर गया और तीन तीन सीढ़ियां फांदता हुआ दृष्टि से ओझल हो गया। मान सिंह हैरानी से खाली सीढ़ियों को देखता रहा। उसने फिर उपन्यास पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगा। वह मोटा आदमी यूं अचानक एकाएक भाग क्यों खड़ा हुआ? क्या डार्क रूम में उसने भूत देख लिया था? डार्क रूम? मान सिंह ने उपन्यास का पन्ना मोड़कर उसे बंद कर दिया और अपने स्थान से उठा। उलझनपूर्ण भाव से वो गलियारे में आगे बढ़ा। वो डार्क रूम तक पहुंचा। दरवाजा खुला और भीतर एक लाल बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। ठाकुर साहब, उसने आवाज लगाई। क्या भीतर हो? उत्तर नहीं मिला। मान सिंह ने झिझकते हुए ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया। कमरे में एक प्रकाश फैल गया। उसने सामने देखा। फिर एकाएक उसके गले से एक हृदय विदारक चीख निकली और वो उल्टे पांव वहां से भागा। सुनील उस वक्त अर्जुन के साथ लिफ्ट से बाहर निकल रहा था। उसने वो चीख सुनी। उसने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा, फिर उसे गलियारे में भागता हुआ उधर आता मानसिंह दिखाई दिया। सुनील लपक कर उसके पास पहुंचा। उसने उसे कंधे से पकड़कर रोका। मानसिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मानसिंह, क्या हुआ? अभी तुम चीखे थे? सुनील ने उसे झंझोड़ा और डपट कर पूछा। हाँ 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 हाँ, मानसिंह बड़ी मुश्किल से कह पाया। क्या हुआ है? वो 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 ठाकुर साहब। मानसिंह ने दहशत भरे ढंग से डार्क रूम की तरफ देखा। क्या हुआ ठाकुर साहब को? सुनील ने आशंकित स्वर से पूछा। उनका सिर फटा पड़ा है तरबूज की तरह, सब तरफ खून ही खून। सुनील के मुंह से एक दहशत भरी सिसकारी निकली।
वो मानसिंह को वहीं छोड़कर डार्क रूम की तरफ भागा। अर्जुन उसके पीछे लपका। डार्क रूम के दरवाजे पर पहुंचकर सुनील ठिठका। मेज पर औंधे मुंह ठाकुर पड़ा था। उसका सिर वाकई बाहर तरबूज की तरह खुला पड़ा था। मेज के दराज बाहर लटक रहे थे और सब खाली थे। कमरे में कहीं सूखने के लिए टंगी कोई फिल्म या ट्रे में पड़ा या तैयारशुदा कोई प्रिंट दिखाई नहीं दे रहा था। ओह माय गॉड! उसे अपने पीछे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर! एकाएक सुनील चिल्लाया। डॉक्टर को बुलाओ, किरमानी को बुलाओ, मलिक साहब को खबर करो, पुलिस को फोन करो, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर को बुलाओ, फौरन। अर्जुन उल्टे पांव गलियारे में भागा। सुनील भारी कदमों से दरवाजे से परे हट गया। जरूर उस तस्वीर की वजह से ही ठाकुर की जान गई थी। तस्वीर को हासिल करने के उत्सुक लोगों में से किसी से सब्र नहीं हुआ और उसने तस्वीर जबरदस्ती हासिल करने के क्रम में ठाकुर की खोपड़ी खोल दी थी। लेकिन किसने? प्यारेलाल नंबर 1 ने, प्यारेलाल नंबर 2 ने, केदारनाथ ने, या उस कालू के बच्चे ने, या फिर किसी और ने? वो याद करने लगा कि तस्वीर खींचते वक्त उसकी निगाह किन किन लोगों पर पड़ी थी। केदारनाथ और दमयंती जोशी, सोहनलाल, वो कलाकार जीवन मल्होत्रा और उसकी कोई मॉडल, टैक्सी के समीप खड़ी अचला मजूमदार, और दोनों प्यारेलालों जैसा कोई और व्यक्ति जिस पर सुनील की निगाह नहीं पड़ी थी लेकिन कैमरे की विस्तृत निगाह पड़ी थी। उसी वक्त लोगों का हुजूम उस गलियारे में पहुंचा। सबसे आगे किरमानी और मलिक साहब थे। सुनील पर सवालों की बौछार होने लगी। फिर डॉक्टर वहां पहुंचा और थोड़ी देर के लिए सस्पेंस भरी चुप्पी छा गई। डॉक्टर डार्क रूम में चला गया। लोग बाहर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिर झुकाए कमरे से बाहर निकला। सबकी प्रश्न सूचक निगाहें उसकी ओर उठ गई। डॉक्टर? मलिक साहब ने व्यग्र स्वर में पूछा। खत्म, डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा। खोपड़ी पर बहुत भयंकर प्रहार पड़ा था। दिमाग बाहर बिखरा पड़ा है। वातावरण में अवसाद की लहर दौड़ गई। किसी ने आगे बढ़कर डार्क रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? मलिक साहब ने पूछा। वो मेरे लिए कुछ प्रिंट्स तैयार कर रहा था, सुनील गमगीन स्वर में बोला। मुझे लगता है कि उन प्रिंट्स की वजह से ही उसकी जान गई है। वो प्रिंट अगर मैं खुद तैयार करता तो शायद वही प्रहार मेरी खोपड़ी पर पड़ता। किस्सा क्या है? सुनील ने बहुत संक्षेप में सारी बात कह सुनाई। यानी कि कत्ल उन लोगों में से ही किसी ने किया है जो उस तस्वीर में थे? मलिक साहब बोले। ऐसा ही मालूम होता है साहब। सबकी निगाह उसकी तरफ उठ गई। एकाएक पीछे से साहब, एकाएक पीछे खड़ा मानसिंह बोला। सबकी निगाह उसकी तरफ उठ गई। अभी कालीचरण नाम का एक मोटा ताजा आदमी यहां आया था, मानसिंह ने बताया। वो डार्क रूम में गया था और भागता हुआ बाहर निकला। क्या पता ये काम उसी का हो? हाँ, हो सकता है, सुनील बोला, बशर्ते कि ठाकुर पहले से ही ना मरा पड़ा हो और वो लाश देखकर डर से ना भागा हो। एक और आदमी भी आपको पूछता हुआ यहां आया था, अर्जुन ने बताया। वो भी किसी तस्वीर के बारे में आपसे बात करना चाहता था। वो एक काले रंग का ओवरकोट और हैट पहने था। फिल्मी अभिनेताओं जैसा व्यक्तित्व था उसका। जीवन मल्होत्रा? सुनील बोला। वो जरूर जीवन मल्होत्रा होगा। तस्वीर खींचते वक्त भी मैंने उसे इसी पोशाक में देखा था। वो थोड़ी देर रिसेप्शन पर बैठा रहा था और फिर पता नहीं कहां गायब हो गया था, अर्जुन बोला। किसी ने किसी और संदिग्ध व्यक्ति को इस गलियारे में मंडराते देखा हो? मलिक साहब उच्च स्वर में बोले। एक ने प्यारेलाल नंबर 1 का हुलिया बयान किया। फिर चुप्पी छा गई। सुनील ये ना जान सका कि केदारनाथ भी वहां उसकी गैर हाजिरी में दोबारा आया था या नहीं। प्यारेलाल नंबर 2 वहां वापस लौटा था या नहीं। काश हमारे पास उस तस्वीर का एक प्रिंट होता, किरमानी बोला। फिर कम से कम ये तो पता लगता कि उसमें ऐसा विशेष क्या था जिसकी वजह से कत्ल हो गया। काश वो तस्वीर मैंने खींची ही ना होती, सुनील उदास स्वर में बोला।
या मैं उस तस्वीर के बारे में जिद करके उससे चिपका न रहा होता, फिर निश्चय ही ठाकुर पर आक्रमण न हुआ होता। तुमने जो किया ठीक किया, मलिक साहब उसका कंधा थपथपाते हुए बोले। लेकिन चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम अपने एक कर्मचारी के हत्यारे को नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। अगला दृश्य। सपना रेस्टोरेंट हरनबी रोड पर स्थित एक तिमंजिली इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर था। जिस समय सुनील वहां पहुंचा उस समय वहां काफी भीड़ थी, लेकिन अभी कैबरे आरंभ नहीं हुआ था। वो एक कोने की मेज पर जा बैठा। एक वेटर उसके पास पहुंचा। 2 पैक जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, सुनील बोला। आज ही ले आना, अगले हफ्ते नहीं। डबल सर? बहरे हो? सुनील कठोर स्वर में बोला। कम सुनते हो? मैंने कहा है 2 पैक, डबल नहीं कहा। अंडरस्टैंड? यस सर, बौखलाता हुआ वेटर बोला। और सुनो। यस सर, वेटर ठिठका। मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। नाम याद रहेगा? यस सर। क्या नाम है मेरा? मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती। गुड। जाकर फ्लोरेंस मेम साहब को बोलो कि सुनील कुमार चक्रवर्ती याद कर रहा है। यस सर। वेटर चला गया। सुनील ने बड़े बेसब्रेपन से एक सिगरेट सुलगा लिया। उसके जबड़े भिजे हुए थे। वो अच्छे मूड में नहीं था। उसने एक सरसरी निगाह चारों ओर दौड़ाई। अपनी बगल की मेज पर पहुंचकर उसकी निगाह ठिठकी। वहां वो लड़की बैठी थी जिसे सुनील ने कमर्शियल स्ट्रीट में जीवन मल्होत्रा के साथ देखा था। तभी वेटर ड्रिंक ले आया। उसके पीछे पीछे ही फ्लोरेंस चली आ रही थी। फ्लोरेंस सपना की बड़ी मशहूर कैबरे डांसर थी। हेलो हैंडसम, वो सुनील के सामने बैठती हुई बोली। वेटर ड्रिंक सर्व कर गया। हेलो, सुनील बोला। उसने एक जाम फ्लोरेंस की तरफ सरका दिया और बोला, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, तुम्हारी पसंदीदा विस्की? मैंने पहले ही मंगा ली थी। ओह, थैंक यू, यू आर सो कंसिडरेट, वो बोली। चीयर्स, सुनील बोला। चीयर्स, फ्लोरेंस बोली। उसने एक हाथ में गिलास उठाकर अपने होठों से लगाया। उसका दूसरा हाथ मेज के नीचे सुनील की जांघ पर आकर पड़ा। आज मेरी याद कैसे आ गई? फ्लोरेंस ने पूछा। फ्लोरेंस, सुनील बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन याद मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बॉस की आई है। ओह, फ्लोरेंस के मुंह से निकला। उसने सुनील की जांघ पर पड़ा अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं सोहनलाल जोशी से बात करना चाहता हूं, सुनील बोला। अभी मैं उसके बारे में यहां किसी और से पूछता तो कोई ये भी ना कबूल करता कि वो इस इमारत में है। लेकिन मैं खूब जानता हूं कि वो इस इमारत में ही कहीं चल रहे जुआ घर में इस वक्त जरूर मौजूद होगा। मैं यहां तुम्हारे सिवाय और किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये पैगाम तुम उस तक पहुंचा दो कि मैं एक निहायत जरूरी बात उससे इसी वक्त करना चाहता हूं। वो इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहेगा। उसे यह भी कह देना कि अगर वो अभी मुझसे बात नहीं करेगा तो सिर्फ 10 मिनट बाद वो पुलिस से बात कर रहा होगा। मैं उसके जुआ घर पर रेड करवा दूंगा। उसने कितनी ही पुलिस प्रोटेक्शन खरीदी हुई हो, लेकिन जब ब्लास्ट कहेगा कि यहां जुआ होता है तो किसी की ये कहने की मजाल नहीं होगी कि यहां जुआ नहीं होता। तुम धमकी दे रहे हो? हाँ। बात क्या है? तुम तो यूं अंगारों पर लौट रहे हो जैसे तुम किसी का खून करने पर आमादा हो। मेरे मूड को तुमने एकदम ठीक पहचाना है। ये तुम्हारी पतलून की बेल्ट में क्या है? रिवॉल्वर? हाँ। जीसस, कहीं जोशी की ही शामत तो नहीं आ गई? हो सकता है। फ्लोरेंस ने अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ी हुई। मैं अभी आई। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। फ्लोरेंस वहां से चली गई। सुनील विस्की की चुस्कियां लेता हुआ सिगरेट के हल्के हल्के कश लगाता रहा। वेटर उसके पास आया तो उसने बिल चुका दिया।
कोई 5 मिनट बाद फ्लोरेंस वापस लौटी। चलो, वो बोली। सुनील उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़ने से पहले वो एक क्षण को ठिठका। उसने एक उड़ती सी निगाह बगल की मेज पर अकेली बैठी युवती पर डाली। सुनो, वो दबे स्वर में फ्लोरेंस से बोला, तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ, फ्लोरेंस बोली। इसका नाम रेखा है, मॉडलिंग करती है, यहाँ अक्सर आती है। हाँ। अकेली? आती अकेली है, लेकिन बाद में कोई और भी आ जाता है। कौन? तुम जीवन मल्होत्रा को जानते हो? हाँ। वो आता है? हाँ। ये उसकी क्या लगती है? फ्लोरेंस मुस्कुराई और बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? आज नहीं आया जीवन मल्होत्रा? आया था, कोई 8:30 बजे के करीब आया था, लेकिन 5-10 मिनट में ही चला गया था। शायद दोबारा आए। सुनील उसके साथ हो लिया। वो उसे इमारत के पिछवाड़े में ले आई। वहां एक लिफ्ट थी। फ्लोरेंस ने बटन दबाया, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। तीसरी मंजिल पर पहुंच जाओ, फ्लोरेंस बोली। वो लिफ्ट के सामने ही तुम्हें इंतजार करता मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। फ्लोरेंस मुस्कुराई। कभी फिर आना, मेरी खातिर। जरूर। उसने तीसरी मंजिल का बटन दबाया, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर उठने लगी। तीसरी मंजिल पर आकर लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला। सामने बेहद गंभीर मुद्रा बनाए सोहनलाल जोशी खड़ा था। आओ, वो बड़े अनौपचारिक स्वर में बोला। सुनील उसके साथ हो लिया। जोशी उसे एक छोटे से ऑफिस में ले आया। ऑफिस की एक दीवार में एक शीशे की खिड़की थी, जिसमें से बाहर एक विशाल हॉल का दृश्य दिखाई दे रहा था। हॉल में कोई दर्जन भर मेजें बिछी हुई थी और सब पर जुआ चल रहा था। बैठो, वो बोला। सुनील एक कुर्सी पर बैठ गया। जोशी मेज का घेरा काटकर मेज के पीछे की कुर्सी पर जा बैठा। वह कुछ क्षण सुनील को घूरता रहा। सुनील ने उसके घूरने की कतई परवाह नहीं की। उसने एक बनावटी जम्हाई ली। क्या चाहते हो? अंत में जोशी ने शुष्क स्वर में पूछा। आज शाम तुम ब्लास्ट के ऑफिस में गए थे? क्यों पूछ रहे हो? तुम हमारे फोटोग्राफर ठाकुर को जानते हो? जानता हूं। क्यों? उसकी हत्या हो गई है। किसी ने ब्लास्ट के डार्क रूम में आकर उसकी खोपड़ी खोल दी। मुझे क्यों बता रहे हो? ठाकुर क्या कोई मेरा रिश्तेदार था? वो डार्क रूम में मेरे लिए कुछ तस्वीरें बना रहा था। उनमें एक तस्वीर वो भी थी जो मैंने आज दोपहर बाद कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी। शायद तुम्हें भी उस तस्वीर की याद हो। उस वक्त केदारनाथ और तुम्हारी बीवी श्रीनिवास हाउस से बाहर निकल रहे थे और तुम सड़क से पार की एक इमारत के दरवाजे पर खड़े उन्हें देख रहे थे। फिर उस तस्वीर में बहुत लोगों की दिलचस्पी थी। सोचा शायद तुम्हारी भी रही हो। मेरी क्यों? शायद पुलिस ये जानना चाहे कि तुम वहां क्या कर रहे थे। उसी दौरान श्रीनिवास हाउस में त्यागी की हत्या हुई थी। शायद पुलिस ये जानना चाहे कि तुमने किसे उस इमारत के भीतर जाते देखा था और किसे बाहर आते देखा था। तुम पुलिस को यह बताओगे कि मैं त्यागी की हत्या के समय श्रीनिवास हाउस के प्रवेश द्वार पर निगाह रखे था। यह बात मैं पुलिस को पहले ही बता चुका हूं। मैं दर्जनों ऐसे गवाह पैदा कर सकता हूं जो ये कहेंगे कि मैं उनके साथ कमर्शियल स्ट्रीट से दूर कहीं और था। तस्वीर के बिना तुम्हारी यह गवाही चल सकती है। तस्वीर निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर सकती है कि हकीकत में तुम कहाँ थे। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तस्वीर हासिल करने के लिए तुम भी मरे जा रहे थे या नहीं। मुझे तो तस्वीर के अस्तित्व की भी खबर नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। जोशी का चेहरा क्रोध से लाल होने लगा। सुनील ने उसके क्रोध की परवाह किए बिना उसे कालू और मुरारी के बारे में बताया और फिर बोला। मरीना बीच वाले कॉटेज में मुरारी ने मजूमदार की कोठी पर फोन किया था। मुझे खूब मालूम है कि मजूमदार अपने बखेड़े वाले कामों के लिए तुम्हारी सेवाएं प्राप्त करता है।
एक बार उसके कारखाने में हड़ताल हुई थी तो हड़ताल तोड़वाने के लिए किराए के गुंडे उसने तुम्हारे ही माध्यम से मंगवाए थे। कहो कि मैं गलत कह रहा हूं? जोशी चुप रहा। आज भी त्यागी के ऑफिस से निकलते ही समीप के होटल में से तुमने मजूमदार को फोन किया था और उसे बताया था कि पुलिस का ख्याल था कि कत्ल किसी लड़की ने किया था। मेरा ख्याल है कि मजूमदार के कहने पर तुमने तस्वीर हासिल करने के लिए कालू और मुरारी को मेरे पीछे लगाया था। वो तस्वीर हत्या के समय उसकी बेटी की भी कमर्शियल स्ट्रीट में मौजूदगी सिद्ध कर सकती थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि जिस आदमी ने ठाकुर की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। त्यागी की मौत से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी भला से दर्जनों त्यागी मर जाएं, लेकिन ठाकुर की मौत से मुझे मतलब है। तुम्हारा पट्टा मुरारी इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और वो मेरा पट्टा नहीं है। और जल्दी ही कालू भी पकड़ा जाएगा। सुनील अपनी बात कहता रहा। पुलिस उनसे बड़ी आसानी से कुबुलवा लेगी कि वो किसके लिए काम कर रहे थे। तुम मजूमदार को मेरी तरफ से कह देना कि मैं पुलिस से ये बात छुपाकर नहीं रखूंगा कि तुम उसके लिए काम कर रहे थे। सुनील उठ खड़ा हुआ। मैं जुआरी नहीं हूं, सुनील बोला, इसलिए मैंने अपने सारे पत्ते तुम्हारे सामने नंगे कर दिए हैं। इत्मीनान से फैसला कर लेना कि इनमें कोई दम है या नहीं। फिलहाल मैं जा रहा हूं। नमस्ते। सुनील घूमा और लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। घंटी के जवाब में दरवाजा खुद दमयंती जोशी ने खोला। सामने सुनील को खड़ा देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। फिर उसकी निगाह अपने आप अपनी कलाई पर बंधी नन्ही सी घड़ी की तरफ उठ गई। इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूं, सुनील खेदपूर्ण स्वर में बोला, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आओ, वो एक और हटती हुई बोली। सुनील एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसी क्षण फ्लैट में कहीं और एक दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज आई। सुनील ने देखा कि एक कोने की मेज पर दो विस्की के गिलास पड़े थे। दोनों में पिघलती हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। मुझे नहीं मालूम था आप अपने पति से अलहदा रहती हैं। आज ही मालूम हुआ, सुनील बोला। बैठो, वो बोली। सुनील एक सोफे पर बैठ गया। दमयंती उसके सामने बैठ गई। सुनील ने देखा कि उस वक्त वो बहुत एक शानदार मैक्सी पहने हुए थी और निहायत खूबसूरत लग रही थी। कुछ पियोगे? नहीं, धन्यवाद। मैं बस चलूंगा। दरअसल मैं केदारनाथ को तलाश कर रहा था। मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा था। आपको उसकी कोई खबर है? नहीं। ओह, आपको उस तस्वीर की तो खबर लग गई होगी जो आज दोपहर बाद मैंने कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी। हाँ, पुलिस से लगी। पुलिस से? हाँ, उस चक्कर में पुलिस ने बहुत जान खाई मेरी। सैकड़ों सवाल पूछे। अच्छा, पता नहीं उन्हें तस्वीर की खबर कैसे लगी। पता नहीं, सुनील अनजान बनता हुआ बोला। वैसे आपको मालूम है कि केदारनाथ ने वो तस्वीर मुझसे हासिल करने की बहुत कोशिश की थी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। कल आप केदारनाथ के ऑफिस में काफी देर ठहरी थी। नहीं, मुश्किल से 10 मिनट। आपको मालूम है जब आप केदारनाथ के साथ इमारत से बाहर निकल रही थी तो आपका पति सड़क पार की एक इमारत के दरवाजे पर खड़ा आपको देख रहा था। अच्छा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि शायद वो तस्वीर आप भी हासिल करना चाहती हूं। वो देख रहा था तो पड़ा देखता रहे, मेरी बला से। मैं उससे अलहदा हो चुकी हूं और जल्दी ही तलाक के लिए अर्जी देने वाली हूं। वो आपको खर्चा तो देता होगा। देना ही पड़ेगा उसे, क्यों नहीं देगा। लेकिन अगर वो ये सिद्ध कर सके कि आप किसी गैर मर्द से संबंध रखती हैं तो फिर कानूनी तौर पर तो उसे खर्चा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दमयंती एकाएक बेहद चुप हो गई। उसकी आंखों से चिंता के भाव झलकने लगे। वो तस्वीर गैर मर्द से आपका संबंध सिद्ध कर सकती थी। आप चाहे अलहदा रहती हैं लेकिन हैं तो अभी भी सोहनलाल जोशी की बीवी। वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। शायद केदारनाथ आपकी ही खातिर वो तस्वीर मुझसे मांगने आया था। वो चुप रही।
जिस वक्त आप केदारनाथ के ऑफिस में थी उस वक्त आपने त्यागी के ऑफिस से आती कोई आहट, कोई आवाज सुनी हो? ना, वो बोली। आपके ख्याल से त्यागी का हत्यारा कौन हो सकता है? सोहनलाल जोशी, दमयंती बड़ी दृढ़ता से बोली। जी हाँ, त्यागी की वजह से मेरे पति का पहला जुआ घर ठप हुआ था और वो खुद बड़ी मुश्किल से जेल जाता जाता बचा था। त्यागी को उसके वर्तमान जुआ घर की भी खबर थी और वो मेरे पति को निरंतर धमका रहा था कि अगर वो उसको कुछ माल पानी नहीं देगा तो वो फिर पुलिस को खबर कर देगा। कत्ल करने से त्यागी की मांग स्वीकार कर लेना ज्यादा आसान नहीं था। मुझे नहीं पता क्या ज्यादा आसान था। तुमने एक सवाल पूछा था जिसका मैंने जवाब दे दिया। हम्म। दमयंती ने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से घड़ी पर दृष्टिपात किया। अच्छा, सुनील उठता हुआ बोला। सहयोग के लिए धन्यवाद। दमयंती चुप रही। सुनील वहां से विदा हो गया। सुनील बैंक स्ट्रीट पहुंचा तो उसने प्यारेलाल नंबर 1 को बड़ी बेचैनी से अपने फ्लैट वाली इमारत के सामने टहलते पाया। तस्वीर के बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सुनील उसके मुंह खोलने से पहले ही बोल पड़ा। पहले तुम मुझे अपना असली नाम बताओ। असली नाम? वो हड़बड़ाया। क्या नाम नकली भी होते हैं? देखो, सवाल के बदले में सवाल मत करो। मेरा नाम प्यारेलाल ही है साहब। मैं यहाँ की एक हार्डवेयर फर्म का मालिक हूँ। ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। और उसने सुनील की तरफ एक कार्ड बढ़ाया। सुनील ने कार्ड ले लिया। वो कुछ क्षण उसे उलटता पलटता रहा। हालांकि कार्ड से भी निर्विवाद रूप से यह सिद्ध नहीं होता था कि वो प्यारेलाल था, लेकिन सुनील को वो सच बोलता महसूस हुआ। सुनील बोला। उस तस्वीर के चक्कर में तुम ब्लास्ट के ऑफिस में भी दोबारा गए थे? जी हाँ, वहीं से तो मैंने आपके घर का पता मालूम किया था। तुम डार्क रूम में गए थे? जी नहीं, डार्क रूम तो मुझे मालूम भी नहीं था कि कहाँ था। मैं तो रिसेप्शन से ही आपके बारे में पूछकर वापस चला आया था। उस वक्त तुमने गलियारे में से किसी संदिग्ध व्यक्ति को मंडराते तो नहीं देखा था? नहीं। वो तस्वीर क्यों चाहिए थी तुम्हें? मुझे तस्वीर नहीं चाहिए। मुझे ये आश्वासन चाहिए कि वो तस्वीर छपेगी नहीं, और अगर छपेगी तो उसमें से मैं काट दिया जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मुझे उम्मीद है इतनी मेहरबानी आप मुझ पर जरूर करेंगे। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत बड़े फसाद से बच जाऊंगा। किस्सा क्या है? प्यारेलाल ने बड़ी शराफत से उसे बता दिया कि वो बंबई गए होने का बहाना करके अपनी स्टेनो के साथ कमर्शियल स्ट्रीट के एक होटल में रह रहा था और अखबार में वो तस्वीर छप जाने से उसकी पोल खुल सकती थी। सुनील एक बात दावे से कह सकता था कि वो दब्बू सा कृष्णकाय व्यक्ति हत्यारा नहीं हो सकता था। एक तो वो वैसे ही इतना हौसलामंद नहीं लगता था कि वो हत्या करके तस्वीर हासिल करने की कोशिश करता। दूसरे, अगर तस्वीर उसे हासिल हो चुकी होती तो वो अब वहां क्यों आता? आप चिंता न करें प्यारेलाल जी, सुनील आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। वो तस्वीर अब अखबार में नहीं छपेगी। प्यारेलाल ने चैन की एक मील लंबी सांस ली और 1000 बार सुनील का शुक्रिया अदा किया। सुनील अपने फ्लैट में पहुंचा। अभी उसने कोट उतारा ही था कि कॉल बेल बज उठी। सुनील दरवाजे के पास पहुंचा। कौन है? उसने उच्च स्वर में पूछा। मजूमदार। सुनील ने दरवाजा खोला। सामने A.K. मजूमदार खड़ा था। ओह, सुनील बोला, तो खबर पहुंच गई आप तक। जोशी ने मेरे पीठ फेरते ही आपको फोन कर दिया होगा। हेलो सुनील, मजूमदार सरल सरल स्वर में बोला। क्या मैं भीतर आ सकता हूं? आइए। वो भीतर आ गया। तशरीफ रखिए। वो दीवान पर बैठ गया। फरमाइए। जोशी ने मुझे कोई फोन नहीं किया है, मैं खुद ही यहां आया हूं। एक ही बात है, कैसे तकलीफ फरमाइए। मैं वो तस्वीर तुमसे मांगने आया हूं जो आज दोपहर बाद तुमने कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी।
क्यों? क्यों चाहिए आपको वो तस्वीर? क्योंकि उस तस्वीर में मेरी बेटी भी आ गई है। अपनी बेटी की भलाई के लिए वो तस्वीर मुझे चाहिए। जिस वक्त वो कमर्शियल स्ट्रीट में थी, तभी किसी वक्त हरिप्रकाश त्यागी की हत्या हुई थी। हत्या का संदेह मेरी बेटी पर किया जा सकता है। अगर उस तस्वीर की शहादत ना हो तो मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि हत्या के समय मेरी बेटी विश्वनगर में अपनी मौसी के पास थी। आप पहले ही सीधे मेरे पास क्यों नहीं चले आए? मतलब? आप खूब समझते हैं। जोशी और उसके गुंडों के माध्यम से जब आप वो तस्वीर हासिल करने में नाकामयाब रहे, तभी आप तशरीफ लाए हैं। और अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। नहीं कहूंगा। यानी कि आप कबूल करते हैं कि वो गुंडे सोनलाल जोशी ने आपके कहने पर ही मेरे पीछे लगाए थे? हाँ। सुनील हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है बेटा, वो भर्राए स्वर में बोला। उसकी इतने ऊंचे खानदान में शादी होने वाली है। त्यागी की हत्या के साथ उसका नाम जुड़ गया तो बहुत बुरा होगा। अपनी बेटी के सुख की गारंटी की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इसलिए मैंने उसे उसकी मौसी के पास विश्वनगर भेज दिया है। अब वो तस्वीर मुझे मिल जाए तो कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि हत्या के समय वो कमर्शियल स्ट्रीट में थी। आपकी अचला से मुलाकात नहीं हुई? कब? उसके विश्वनगर से लौटने के बाद। वो विश्वनगर से लौट आई है? कब? वो उल्टे पांव ही वापस आ गई थी। मैंने उसे बुलाया था और वो हत्या के संदेह से बरी भी हो चुकी है। गोली उसने चलाई जरूर थी, लेकिन त्यागी की हत्या उसने नहीं की है। फिर सुनील ने सारी कहानी कह सुनाई। शुक्र है भगवान का, मजूमदार ने गहरी सांस लेकर बोला। मेरी एक चिंता तो मिटी, लेकिन बरखुरदार, वो तस्वीर तो मुझे फिर भी चाहिए। अब आप उस तस्वीर का क्या करेंगे? वो तस्वीर तो यही सिद्ध कर सकती थी ना कि अचला कमर्शियल स्ट्रीट में थी। अब उस बात की कोई अहमियत ही नहीं रही। अब वो तस्वीर। एकाएक सुनील ठिठक गया। उसने गौर से मजूमदार की तरफ देखा। ओह, तो ये बात है। अब आपको वो तस्वीर अपनी खातिर चाहिए? मजूमदार चुप रहा। उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कुराहट में फैले। त्यागी आपको भी ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ, 2 साल से। आपने त्यागी की हत्या की है? नहीं। की भी है तो मेरी बला से, लेकिन उस तस्वीर को हासिल करने के लिए अगर आपने हमारे फोटोग्राफर ठाकुर पर भी आक्रमण किया है या जोशी के माध्यम से करवाया है, तो मजूमदार साहब, आपकी खैर नहीं। आप कितने ही बड़े, कितने ही धनवान, कितने ही साधन संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ठाकुर की मौत में आपका हाथ है तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। अगर आप कानून की गिरफ्त से बच निकलेंगे तो मुझसे नहीं बच पाएंगे। मैं खुद अपने हाथों से आपका गला काट दूंगा। मजूमदार चुप रहा। आइए, आपका दरवाजे तक छोड़ आऊं, सुनील उठता हुआ बोला। मजूमदार उठा और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया।